नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे थे। आज इसी कड़ी में चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अर्थात इंसान किस तरीके से शिकारी जीवन यापन करते हुए कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, भोजन उत्पादन करना यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। इसी को पूरा पूरा हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले इस विजुअल इफेक्ट को आप देखने का प्रयास कीजिए। इसके माध्यम से मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि क्लास में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहिए, चूँकि एमसीक्यू जगह जगह यहाँ पे कब दे दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। हर एक सब टॉपिक के पीछे आपको एमसीक्यू दिखाई देगा। अगर आप क्लास में फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे तो गलत होने की संभावना अधिक रहती है। और दूसरी बात है, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर बन नहीं पा रहा है तो आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए, योगा का सहारा लीजिए, क्योंकि इस पूरी की पूरी सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन, जिस किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी ही दुनिया की समस्याओं को भुला के आपको उस टॉपिक में घुस जाना होगा, बिल्कुल रच बस जाना होगा और फिर उस टॉपिक के हर एक चीज़ को यहाँ पे समझने का प्रयास करना होगा। और यही मैं कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी को पढ़ा के कि मैं आपको रटने वाला पुजारी नहीं बल्कि एक सोचने वाला प्राणी बनाऊँ। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे ठीक है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको भी इसी तरीके से पढ़ने की मैं पूरी तरीके से सलाह दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 की यहाँ पे बात करते हैं, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक तुषार की रेल यात्रा। यह जा रहा है अपने रिश्तेदारों के घर जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई की यह यात्रा कर रहा है। और यात्रा करने के दौरान चाहे हम लोग फ्लाइट की सफ़र करें, ट्रेन की सफ़र करें, बस की सफ़र करें, अगर विंडो सीट मिल जाता है तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है। ठीक वैसे ही इसको भी, तुषार को भी विंडो सीट मिल रहा है। अब तेज़ी से जब रेलगाड़ी यहाँ पे आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे चीज़ देखेंगे एकाएक पीछे छूटती जाएगी। बहुत सारे भवन, जंगल, नदी, नाले, लगेगा कि अचानक ही कहाँ छूट रहा है। फिर जो उसके साथ में उसके जो चाचा है यहाँ पे, उसके कंधे पे हाथ रख के वे बोल रहे हैं कि देखो, रेलगाड़ी का जो प्रारंभ है अभी से मात्र 150 साल पहले हुआ है। अब वो सोचने लगा कि जब यहाँ पे रेलगाड़ी का जब प्रारंभ नहीं हुआ था, जब शुरुआत नहीं हुआ था, तो इंसान एक जगह से दूसरे जगह कैसे लोग जाते थे। आज हम लोग दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं तो रेलगाड़ी के माध्यम से जा रहे हैं। उस समय भी तो लोग यात्राएं कर रहे होंगे, उस समय भी तो लोगों की आवश्यकताएं होती होगी। तो आखिर क्या माध्यम होता होगा उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने का। अब इसी चीज़ को मैंने पिछले क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया हुआ था कि देखिए उन विषम परिस्थितियों में जो इंसान था उप महाद्वीपों की यात्रा करता था, महाद्वीपों की यात्रा करता था, और उस यात्रा को करने के दौरान बहुत सारे पर्वत, पहाड़ों को, समुद्रों को, रेगिस्तानों को वो लांघते हुए जाता था। और उसके पीछे के मैंने कारणों को बताया हुआ था, आजीविका की तलाश में, काम की तलाश में, विजय यात्रा के दौरान, ऐसे बहुत सारे कारण था जो उस समय भी जो इंसान था अपने पैरों के बल पे, अपने पैरों को तकलीफ देते हुए वो यात्रा यहाँ पे करता ही करता था। अब यही चीज़ है, इस मैप को आप देखने का प्रयास कीजिए कि आरंभिक जो मानव था आखिर वे इधर उधर क्यों भटकते थे, इधर उधर वे क्यों घूमते थे। अब आरंभिक मानव यहाँ पे नाम ही शब्द यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी है। अर्थात उनके लिए जो सबसे जो प्रायोरिटी वाला जो चीज़ था वो था यहाँ पे भोजन। इसी वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक वे जाते रहते थे। अब उस समय जो उनका जो भोजन का जो माध्यम था, अलग अलग भोजन का माध्यम था। जैसे कि शुरुआती तौर पे देखेंगे तो वे यहाँ पे जो वेज मटेरियल होता है, वेज, जैसे कि फल फूल कंद मूली, इन सारे ही चीज़ों का वे ठीक है इकट्ठा करते थे। इसके साथ साथ आगे चल के वे ठीक है नॉन वेज की तरफ भी बढ़ गए। नॉन वेज जैसे कि यहाँ पे जीव जंतुओं का शिकार करना। अब इसमें जो भी जीव जंतु यहाँ पे होते थे, जंगली जानवर होते थे, चिड़िया का, मछली का, बहुत सारे अंडों को वे लोग इकट्ठा करने का प्रयास करते थे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो भी सारा चीज़ का यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक समय के लिए एक ही जगह पे, आप खुद सोच के देखिए कि क्या ये मिलती रहेगी यहाँ पे। ये बिल्कुल यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि इंसान का एक नेचर है कि किसी भी एक सीमित एरिया में अगर आप लंबे समय तक रहते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होने लगती हैं। आज वर्तमान में इसको समझने का प्रयास कीजिए कि इंसान
कोयला का जो इतना अधिक बड़ी मात्रा में दोहन कर रहा है बिजली उत्पादन के लिए, अलग अलग कार्यों करने के लिए, तो क्या लग रहा है कि किसी भी चीज़ का जो भंडार है असीमित तो नहीं होता है। किसी भी चीज़ का जो भंडारण होता है एक सीमित मात्रा में ही होता है, और उसका भी था। अब जो भी यहाँ पे देख रहे हैं फल फूल पौधे, यहाँ पे जो भी जानवर हैं यहाँ पे, कि क्या एक जगह परमानेंट मिलते रहेंगे? ये तो बिल्कुल संभव नहीं था। उस समय इंसान बिल्कुल यहाँ पे आदि मानव की तरह एक जगह से दूसरी जगह अगर भटकता था तो उसके पीछे यहाँ पे सबसे जो मेजर जो कारण होता था वो था यहाँ पे भोजन की तलाश। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं शुरुआत में वे लोग किस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, जो भी कंद मूल फल पौधे जो भी यहाँ पे इसके माध्यम से लोग यहाँ पे, ठीक है, कंज्यूम करता था। और आगे चल के जब आग वगैरह का जब आविष्कार हो गया तो उसके माध्यम से इंसानों को जानवरों का मांस का भी टेस्ट आने लगा कि कितना जो भुना हुआ पका हुआ जो मांस है अच्छा लगता है। तो उसके माध्यम से यहाँ पे शिकार भी करने लगा। तो यहाँ पे यही है, आप देख पा रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन डाइट, अर्थात समय के साथ इंसानों का जो खान पान है यहाँ पे, जो डाइट है यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसी चीज़ को इस, ठीक है, इमेज के माध्यम से समझाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे आ रहा है। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि इसी प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ विजुअल जो इफेक्ट है मैंने यहाँ पे शामिल किया है। प्राइमरी जो चीज़ था उस समय क्या था, भोजन को इकट्ठा करना, और उसके बाद से क्या था यहाँ पे शिकार करना। अब यहाँ पे शिकार करने का जो कारण यही था कि यहाँ पे हर हाल में देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पशुओं को मार के और यहाँ पे अपना भोजन, ठीक है, बनाना, अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, सब इसी टाइप का वे लोग यहाँ पे करते थे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली इस इमेज को दिखाने के मेरा मोटिव यही है कि इनके हथियारों को आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। इनके हथियार देखेंगे तो इनके हथियार में हर टाइप का जो यहाँ पे इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे नोक वाला भाला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे किस टाइप का हथियार है। तो यहाँ पे सब दिखाया जा रहा है यहाँ पे किस प्रकार के जानवरों को शिकार करने के लिए या फिर वे अपनी दूसरी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने हथियार को वे अलग अलग ढंग से भी बनाए कर प्रयास करते थे। सपोज करिए आज वर्तमान में देखिए चिकन में जो सब्जी काटने का जो चाकू है वो अलग ही है, लेकिन वहीं अगर मछली काटने का अगर हम लोग बात करें चाकू तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा आपको। चिकन मटन काटने का जो हथियार है वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो आज भी तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंसान जो है अपनी ज़रूरतों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, हर एक चीज़ों को यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के यहाँ पे कारण, तो आपके एनसीईआरटी बुक में इसे 4 कारणों को यहाँ पे दिखाया गया है। अब इन 4 कारणों को समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे भोजन की तलाश में। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी एक सीमित एरिया में अगर बहुत सारे यहाँ पे मानव इंसान यहाँ पे रह रहे हैं तो एक समय के बाद खुद यहाँ पे सोच के देखिए, एक समय के बाद जो भी आसपास का जो भी यहाँ पे कंद मूल है या फिर यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे वेज लिख दे रहा हूँ, नॉन वेज में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, नॉन वेज यहाँ पे लिख रहा हूँ, अर्थात पेड़ पौधे उनसे मिलने वाली जो फल है क्या वो अनलिमिटेड समय के लिए यहाँ पे रह पाएगा? खुद सोच के देखिए। यहाँ पे जो भी जानवर मिल रहे हैं क्या अनलिमिटेड समय के लिए यहाँ पे रह पाएगा? चूँकि इंसान एक एक चीज़ को यहाँ पे मार के खा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस एरिया में यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। तो पहला कारण है यहाँ पे कि भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। दूसरा कारण था यहाँ पे शिकार के पीछे पीछे, क्योंकि जो भी शिकार है उस समय यहाँ पे जानवरों को जो शिकार करता था उनको भी तो अपना पेट पालना है, उनको भी तो अपना पेट भरना है। जो हिंसक जानवर होते थे वे दूसरे जानवरों को शिकार में पीछा कर रहे हैं। जो यहाँ पे शाकाहारी जो जीव जंतु थे वे, ठीक है, हरे भरे घासों की तलाश में जा रहे हैं। तब जानवर ही यहाँ पे एक जगह यहाँ पे नहीं रह रहे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो इनके पीछे पीछे अर्थात मनुष्य भी इनका शिकार करने के लिए यहाँ पे जा रहा है कि चलो जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हमें भी उनके शिकार करने के लिए यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तीसरा था यहाँ पे मौसम के कारण। अब इसको यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। मौसम का कारण इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इनमें जो यहाँ पे फल या फूल लगता है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय यहाँ पे लग जाएगा।
सालों भर लगते रहेगा यहाँ पे। एक निश्चित समय में, एक निश्चित मौसम में इनमें यहाँ पे फल फूल आएगा। आज भी अपने आसपास चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए, कोई भी ऐसा आपको, ठीक है, फल फूल नहीं मिलेगा जो आपको डेली देता हो, 12 मासी हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ समय का वहाँ पे अंतराल गैप जरूर होता ही होता है। अर्थात इनको लगता था कि इस मौसम में इस जगह पे सपोज करिए कहीं पे केला बड़ी मात्रा में होगा, तो केला एक निश्चित समय के बाद लगेगा कि हाँ अब यहाँ का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, अब केला अगला सीजन में आएगा, तो लोग उसका तो वेट नहीं करेंगे, वे चले जाएंगे दूसरे जगहों पे कि कहीं अगर सेव हो रहा है या फिर बाकी जो फल सब्जियाँ उग रही है वहाँ पे वे जाएंगे। तो इसीलिए इनको यहाँ पे, ठीक है, मौसम के कारण भी इनको फल फूल पौधों के तलाश में इनको यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था। चौथा कारण है पानी की तलाश। मैंने बताया हुआ था कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। मनुष्य के जो पंच तत्वों में एक तत्व ध्यान रखिएगा, पानी भी है। पानी के बिना इंसान अभी, ठीक है, कामना भी नहीं कर सकता है। और आपको पता है पीने का जो पानी अभी वर्तमान में महज पूरे विश्व में 2% के आसपास में बचा हुआ है। 98% के आसपास समुद्रों में खारा जल है। सोचिए, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। और जो पानी का जो वर्तमान में जो मनुष्य है, देखिए किस प्रकार से दोहन कर रहा है। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी का संरक्षण करना वर्तमान में कितना ज़रूरी है। अदरवाइज आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं होगी। आज भी महाराष्ट्र में लातूर जैसा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र है, दक्षिण भारत में ऐसे बहुतेरे क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पे पानी की भारी मात्रा में कमी है। तो पानी की तलाश में लोग जाया करते थे। जहां भी इनको लगता था कि कोई नदी है, बड़े बड़े नदियों के किनारे ये लोग बसने का प्रयास करते थे। और इतिहास गवाह है कि आज वर्तमान में जितना भी देखेंगे बड़े बड़े जो शहर है नदियों के किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उस समय ये लोग भी क्या करते थे, तो पानी इनका जो प्राइमरी जो, ठीक है, अंग था, ये लोग कोशिश करते थे कि नदियों के किनारे ही हम लोग यहाँ पे बसें। तो ज़रूरी था यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियों के किनारे, चूँकि बहुत सारी मौसमी नदियाँ भी होती है। पूरे पूरे भारत की बात करेंगे तो हिमालय के क्षेत्रों में आपको 12 मासी नदियाँ मिलेगी, लेकिन दक्षिण भारत में इधर मौसमी नदियाँ मिलेगी जो एक समय के बाद सूख जाएगा। तो सोचिए, जैसे ही यहाँ वर्षा नहीं हुआ, नदी सूखने लगा, तो फिर ये एक जगह से दूसरे जगह ये लोग माइग्रेट करने लगते थे। ठीक है, माइग्रेशन को बोला था, प्रवसन करने लगते थे लोग। ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह ये लोग यहाँ पे जाने लगते थे। अब यहाँ पे इन सारी ही चीज़ों को हम लोग कैसे जान पा रहे हैं, आरंभिक मानव की जानकारी आज हमें कैसे मिलती है। अब इसको ध्यान से देखिए, कुछ कार्य करते हुए नजर आ रहा है, और ये जो कार्य कर रहा है ये अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं को क्या कर रहा है, बना रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हाथ में पत्थर लिया हुआ है और दूसरे हाथ में ही पत्थर लिया रहा है। इसको यहाँ पे एक निश्चित रूपरेखा आकार देने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आरंभिक मानव की जो जानकारी आज मिलती है, उस जानकारी में जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है उनका यहाँ पे, ठीक है, जो हथियार है, छोटे छोटे जो हथियारों का जो प्रयोग करते थे, वो आज हमें बहुतायत मात्रा में देखने के लिए मिलती है। इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे देख पा रहे हैं, मछली का शिकार करने के लिए कुछ अलग टाइप का हथियार, यहाँ पे देख पा रहे हैं भाला टाइप का, कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हल टाइप का भी दिखाई दे रहा है। पत्थर का हल होता था, लकड़ी का हल होता था, आगे चल के जब इंसान कृषि करना सीख लिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे गुलेल भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे गुलेल का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय ये लोग अपनी आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए जो भी आविष्कार करता था, समझिए वो उस समय का विज्ञान था। आज भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग विज्ञान का सहारा ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का सहारा ले रहे हैं। तो आज लगता है कि हम बहुत आगे हो चुके हैं, लेकिन इनको जब इन्होंने पहली बार इस तरह का हथियार बनाया होगा तो सोच पा रहे हैं आप कि कितना अजाब, मतलब नायाब लगता होगा इनको कि क्या हमने बना दिया। तो ये चीज़ आपको हमेशा ही सोचने का प्रयास करना है कि इंसान हमेशा ही एक डेवलपिंग स्टेज में रहता है, अर्थात अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सोचिए, आज कंप्यूटराइज युग आ गया, रोबोट का युग आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ गया, क्या पता आने वाले दिनों में और क्या क्या आ जाए। तो ये जो प्रगतिशीलता है इंसान के साथ जुड़ी रहती है, इंसान हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पे नया करने का प्रयास करता है, या फिर अपनी आवश्यकताओं को और ही अधिक यहाँ पे सुलभ बनाने का प्रयास करता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे हथियार,
देख पा रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं पत्थर का ये यहाँ पे हथियार है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें यहाँ पे हाथों में चोट ना लग जाए या इसको आसानी से प्रयोग करने के लिए इसमें लकड़ी डाल दिया है। आज वर्तमान में बहुत सारा जो लकड़ी को काटने वाले उपकरण में आपको इस टाइप का दिखाई देगा। तो जो भी हथियार आपको देख रहे हैं इसमें एक अजब एक नयापन आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार जो इंसान था, देख पा रहे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कैसे चीज़ों को बड़ी आसानी से वो सुलभ बनाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हल का जो पहली बार जो प्रयोग हुआ था कुछ इस टाइप का, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है पत्थर, पत्थर का हल बनाया गया भूमि को खोदने के लिए। फिर उस सबको पता चला कि नहीं इसमें तो भाई हम लोग लकड़ी भी लगा सकते हैं, तो लकड़ी को यहाँ पे बहुत अधिक पैना करके फिर यहाँ पे लकड़ी का बनाया गया। फिर यहाँ पे जैसे जैसे जिन जिन फसलों की ज़रूरत थी उसके आधार पे यहाँ पे बनाया जाने लगा। तो इस चीज़ को आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या आज वर्तमान में सारी चीज़ों का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल आज हो रहा है। गाँव के क्षेत्रों में, ग्रामीण एरिया में देख जाएंगे तो ठीक है, इसका परिवर्तन हो गया है। अब इन पत्थर और लकड़ियों की जगह लोहे का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पत्थरों का जो औजारों का जो उपयोग है, जो इंसान था अब यहाँ पे जड़ों को खोदने के लिए बहुत सारे जो पेड़ पौधे जो होते थे, पेड़ पौधों की जड़ों को खोदने के लिए इसका प्रयोग करता था। देख पा रहे यहाँ पे पत्थरों का जैसे खुरपा वगैरह का जो प्रयोग किया जाता है, वैसे ही ये लोग उस समय भी ये लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पूरा ये लोग प्रयोग करता था। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। सपोज करिए यहाँ पे जानवर को मार के आया इंसान, अब जानवरों की खाल को उतारने के लिए क्या हल से उसका निकालेगा? जानवरों को खाल निकालने के लिए यहाँ पे फिर से एक पैना चीज़, कोई छोटा चीज़ बनाएगा और फिर उसके माध्यम से वे जानवरों को खाल उतारेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हलों का जो प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे हलों का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पे बाकायदा लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, डंठल का। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा जो है यहाँ पे गिल्ली टाइप का। तो कहने का मेरा मतलब यही है यहाँ पे कि ज़रूरतों के अनुसार जो इंसान है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नए नए चीज़ों का खोज कर रहा है, और ये पहले ही नहीं होता था, आज भी ये पूरी तरीके से ये दौर यहाँ पे जारी देखने के लिए मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे दाएं जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए अब इंसान धीरे धीरे वस्त्र का प्रयोग करने लगा। आज जिसे सुई धागे का प्रयोग होता है, उस समय पत्थरों का प्रयोग किया जाता था उसको बाकायदा होल करने के लिए, ताकि आसानी से हम लोग ठीक है कपड़ों को यहाँ पे पहन सकें। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रहने की जगह निर्धारित करना। अब इतना तो पता आपको लग गया कि अब इंसान को यहाँ पे रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, और ये सारा जो चीज़ें मिलेगा कहाँ मिलेगा? जंगलों में मिलेगा। आज की तरह तो शहर बसा हुआ नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में नदियों के किनारे, मैंने एक शब्द का उपयोग किया हुआ था कि नदियों के किनारे ये लोग यहाँ पे रहा करते थे बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ठीक है जंगल के बीचों बीच इस टाइप का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जगहों को यहाँ पे जो भी पूरा स्थल है जहाँ जहाँ से साक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है, अब इसको ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। यहीं से प्रश्न बन के आता ही आता है। नंबर 1 है यहाँ पे पूरा पसाड़िक स्थल। पूरा पसाड़िक स्थल अर्थात सबसे पहले जो इंसान था ठीक है यहीं पे था। ध्यान रखिएगा इंसान यही था, इसी युग में था जिसको बोला जाता है पसाड़ युग। अब इसी पसाड़ युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा पूरा पसाड़, एक हो जाएगा मध्य पूरा पसाड़, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ठीक है 9 पूरा पसाड़। नंबर 1 एक। नंबर 2 में आता है यहाँ पे मध्य पसाड़, और नंबर 3 में आता है यहाँ पे 9 पसाड़। तो इसमें एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे यहाँ पे पसाड़ से 9 पसाड़ के तरफ आएंगे तो इनके हथियारों में एक गजब सा आधुनिकता देखने के लिए मिलेगा। अर्थात इनको पता है कि अब हमारे लिए कौन सा चीज़ ज़रूरी है, उसके अनुसार ये लोग हथियारों का प्रयोग करने लगते हैं, अपने हथियारों को बनाने लगते हैं, और आज वर्तमान में यही मिलता है और आसानी से हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा पसाड़िक दिया हुआ है, 9 पसाड़िक दिया हुआ है। महापसाड़िक आपको बाद में मिलेगा, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। और फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का चित्र बना है आरंभिक गांव का और यहाँ पे आधुनिक नगर का। अब इसको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग पूरा पसाड़िक स्थल, फुल्ली कॉन्सनट्रेट रहना है, पूरा पसाड़िक स्थल। अब यहाँ पे जो भी त्रिभुज, यहाँ पे लाल जो त्रिभुज बना हुआ है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे भीमबेटका, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे भीमबेटका, जो कि आपको मैंने बताया हुआ था कि नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा घाटी के किनारे भीमबेटका की गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे कर्नाटक में देखने के लिए मिल जाएगा हुंगसी, कर्नाटक में है हुंगसी। और कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। तो 3 क्षेत्र ऐसा आपको दिखाया गया है जो कि पूरा पसाड़िक स्थल है। उसके बाद है यहाँ पे 9 पसाड़िक स्थल। 9 पसाड़िक स्थल जैसे कि यहाँ पे बुर्ज होम वर्तमान में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मौजूद है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, दाओजली हेडिंग वर्तमान में असम में देखने के लिए मिल जाएगा, असम में ध्यान रखिएगा। चिरांद वर्तमान में बिहार का जो सारण जिला है, बिहार का जो सारण जिला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बुर्ज होम मिल जाएगा श्रीनगर में, श्रीनगर में। और मेहरगढ़ आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में। और दाओजली हेडिंग यहाँ पे वर्तमान में असम में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो है कोल्डिहवा और महागढ़ा, कोल्डिहवा और महागढ़ा, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज में, वहीं पे एक बेलन घाटी है, उसी घाटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद से देखिए और भी जगह है यहाँ पे, कर्नाटक में इधर हल्लूर है, उसी तरीके से यहाँ पे तमिलनाडु में पेयमपल्ली है। ये जितना भी आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये सब यहाँ पे 9 पसाड़िक स्थल है। तो सब एक बार आप इसको मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। हल्लूर कहाँ मिल जाएगा? कर्नाटक में, बहुत ज़रूरी है, यहीं से प्रश्न भी आएगा। पेयमपल्ली कहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद है महापसाड़िक स्थल। मैंने बताया था कि महापसाड़िक स्थल का जो संबंध है दक्षिण भारत से है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता होगा। इसका एक सा मतलब है कि उत्तर भारत में जब यहाँ पे लोग पूरी तरीके से विकास कर चुके थे तो दक्षिण भारत के लोग अभी भी बहुत सारे जगहों पे आदि मानव का जीवन जी रहे थे। और आज देखिए वर्तमान में उत्तर भारत कितना पीछे रह गया और दक्षिण भारत कितना आगे रह गया। तो यही तो है इतिहास ना। अब देखेंगे वे लोग कैसे इतना तेज़ी से आगे बढ़ गए, आगे चल के आपको जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे महापसाड़िक स्थल है, जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मागिरी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आदिचलूर है। तो ब्रह्मागिरी जो देखने के लिए मिल जाएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। और ये जो क्षेत्र है आदिचलूर, ये देखने के लिए मिल जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। राज्य भी जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आरंभिक गांव, गांव कहाँ कहाँ बसा? तो यहाँ पे एक ऐसा नाम दिखाई दे रहा है इनाम गांव, वर्तमान में महाराष्ट्र में, वर्तमान में महाराष्ट्र में इनाम गांव में यहाँ पे गांव शुरुआती तौर पे बसना शुरू हो गया। आधुनिक नगर जैसे आज वर्तमान में है, इधर कोलकाता दिया हुआ है, इधर मुंबई दिया हुआ है, इधर चेन्नई, ठीक है, ऊपर दिल्ली, सब हो जाएगा ये आधुनिक नगर। तो एक बार इसको आप ध्यान से देखने के प्रयास कीजिए और अभी मैं कुछ प्रश्न आपको देता हूं और उसको सॉल्व करना है आपको। अब यही है एक जगह का नाम जिसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका में जो सबसे बड़ी खासियत है उसकी, ठीक है, कि भीमबेटका की गुफाओं में इंसान ने बहुत ही शानदार तरीके से बड़े बड़े जो अंदर जो गुफा में जो पत्थर होता है उन पत्थरों में शैल चित्र का निर्माण किया हुआ है। शैल चित्र का निर्माण कैसे किया है देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसमें दिखाया गया है बहुत सारे जानवरों को शिकार करते दिखाया गया है, आग जलाते दिखाया गया है, हिंसक जानवरों को दिखाया गया है। तो इसी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कई सारे मैंने इमेजेज लिया है समझाने के लिए कि इस इमेज को देखिए और खुद समझने का प्रयास कीजिए कि आज वर्तमान में पेंटिंग देखिए कहाँ तक चला गया। और ये जो चित्रकारी जो था आदि मानव ने उसी समय प्रयोग करना शुरू कर दिया था, पाषाण काल में ही सोचिए कर दिया था, ठीक है। तो ये है वर्तमान में देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इसी टाइप का भीमबेटका की गुफा। इसमें जाएंगे अंदर, ठीक है, दरवाज़ा होगा और भीतर इसी टाइप का जो कलाकारी यहाँ पे किया गया है। तो इंसान गुफाओं में क्यों रहने लगा? सिंपल सा बात है कि इंसान गुफा में रहेगा
तो उसको भाई गर्मी के वगैरह के दिनों में ठीक है कम से कम धूप से बचेगा, बरसात के दिनों में वो छांव से बचेगा। और तो और जो भी हिंसक जो जानवर होते थे उस समय, उनसे बचने का भी तो इंसान को प्रयास करना है, वरना मार के ही खा जाएगा सब। तो गुफाओं में इंसान छिप जाता था, गुफाओं के बाहर बड़ा बड़ा आग यहाँ पे जला लेता था ताकि जो हिंसक जानवर है गुफा के अंदर ना आ जाए। तो इस टाइप से इंसान अपने आप को हमेशा से देखेंगे तो जंगलों में रहते हुए और हिंसक जानवरों से अपने आप को बचाने का प्रयास करता था। अब यही ये नंबर 1 देख पा रहे हैं यहाँ पे, आग की खोज। यहाँ पे देखिए आग की खोज पहली बार कहाँ की गई, भारत में। तो ये माना जाता है कि कुर्निल की गुफाओं में यहाँ पे आग की खोज का अवशेष मिला हुआ है। यहाँ पे बड़े मात्रा में राख का ढेर मिला है, ध्यान से देखते चलिए, बड़े मात्रा में यहाँ पे राख का ढेर मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जान पाते हैं कि यहाँ पे हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है। जो इंसान था आग जलाने का प्रयास करता था, शुरू में पत्थरों को टकराता था, बाद में जब लगा तो घर्षण विधि के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से आग जला रहा है। तो ये सब विजुअलाइज इफेक्ट है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, कहीं से कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पे प्रश्नों को देखिए और ध्यान से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला अर्थात पत्थरों में जो चित्रकारी किया था, अभी मैंने बताया हुआ था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाओं में। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पहाड़ी कालिक स्थल से मिला हुआ? अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था कुरनुल गुफा, ध्यान रखिएगा, कुरनुल गुफा में देखने के लिए मिल जाएगा। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कुरनुल की गुफा। तीसरा प्रश्न है, हुंगसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हुंगसी याद करिए, अभी मैंने बताया हुआ था, हुंगसी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए गए थे। तो पूरा पाषाण युग से कई साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन बलुआ पत्थर क्या होता है? यहाँ पे सीधे पत्थर है, बलुआ पत्थर का प्रयोग बहुत बाद में प्रयोग किया जाने लगा। इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? अब याद करिए, मैंने नॉर्थ ईस्ट में बताया हुआ था दाओजली हेडिंग, ध्यान रखिएगा, दाओजली हेडिंग था। तो ये सब यहाँ पे प्रश्नों को पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। अब उस समय आप लुसेंट लेके याद करेंगे, रटेंगे तो कितने दिन जाएगा। इस तरह से पढ़िए, कभी नहीं भूलेगा वो चीज़ मैपिंग के माध्यम से। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पुरास्थलों की। पुरास्थल किसे कहते हैं? तो पिछले क्लास मैंने आपको बताया हुआ था कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिल पाए, जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिल पा रही है यहाँ पे, ठीक है, हजारों साल पहले पुरानी चीज़ें, वो सारा जगह पूरा स्थल है। जैसे कि कहीं से अगर मान लीजिए कि बर्तन मिल गया, बर्तन मिल गया, कोई यहाँ पे इमारत मिल गया, इमारत के साथ साथ अगर कोई यहाँ पे हथियार मिल गया, हथियार मिल गया, ऐसे बहुत सारे जो वस्तु अगर मिल रहा है जिसको इंसानों ने कभी न कभी बहुत पहले प्रयोग किया था, वहाँ पे अगर इन सारे वस्तुओं का अगर, ठीक है, मिलना हो रहा है, खोजेगा कौन? मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद बिल्कुल ये लोग जासूस की तरह कार्य करता है और इन सारी चीज़ों को खोज खोज के लिस्ट बनाएगा और फिर उसको इतिहासकारों के द्वारा इतिहास के रूप में लिखा जाएगा, जिसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, नाम और तिथियाँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वर्तमान में जैसे बोला जाता है कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, इंसान आज वर्तमान में कंप्यूटराइज्ड युग में यहाँ पे आ गया है। तो एक नाम है कि नहीं है? आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, मगध साम्राज्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा मुस्लिम स्वराज जैसे दिल्ली सल्तनत का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे जो नाम है देखिए यहाँ पे दिया जाता है समय समय के साथ, ताकि एक यहाँ पे टाइम लाइन तो पता लग सके ना कि इंसान किस युग में जी रहा है। जैसे वर्तमान में बोला 21वीं सदी में, 2000 वर्तमान में देखिए यहाँ पे 23 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान 21वीं सदी में जी रहा है। तो कुछ तो नाम तो है नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से पूरे हिस्ट्री को जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा हथियार मिला, तो हथियार क्या एक ही समय में मिल रहा है? एक ही समय में इंसान पत्थर का औजार बनाते हुए गुलेल का भी प्रयोग करने लगा? इससे कभी नहीं होगा। धीरे धीरे कंप्यूटर बना, तब जाके आज वर्तमान में रोबोट बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। एक
धीरे धीरे एक क्रमिक विकास होता है, अचानक कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक तिथि का जो निर्धारण करना काफ़ी ज़रूरत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नाम और तिथियों को लेके नंबर 1 आता है यहाँ पे पसार काल। ये जो पसार काल है बिल्कुल ही आरंभिक समय है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ही आरंभिक समय है। यहाँ पे इसका अगर हम लोग टाइम लाइन की बात करें तो ये माना जाता है कि आज से लगभग 20 लाख पहले से लेके, ध्यान से देखते चलिए, 20 लाख पहले से लेके लगभग 12,000 साल पहले तक, 12,000 साल पहले तक जो भी इस बीच घटनाएं घटी, माना जाता है कि इंसान की लगभग 99% जो घटनाएं थी लगभग इसी काल में यहाँ पे घटित हो गई। तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले तक का है। तो अब ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा इसको भी बांट दिया गया है, अर्थात पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 भाग में। ध्यान से देखते चलिए, पहला मैंने बताया था आपको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और दूसरा बताया था मैंने मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा बताया था हमने नौ पूरा पाषाण काल, नौ पूरा पाषाण काल। ठीक है, 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। आगे इसके आप टाइम लाइन के बारे में जानेंगे, मैं अभी मैं लिखूंगा तो लोड हो जाएगा, और इसको अभी लोड नहीं लेना है, याद नहीं करना है। एग्जाम में इस तरह का जो चीज़ है नहीं पूछा जाता है, ठीक है, तो बस याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप आते हैं हम लोग यहाँ पे मध्य पाषाण काल में। अब इसके बाद से जब 12,000 साल के धीरे 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 नज़दीक आने लगा तो उसको क्या बोला गया यहाँ पे, मध्य पाषाण काल। ये टाइम पीरियड है लगभग 12,000 साल से लेके लगभग 10,000 साल के बीच, 10,000 साल के बीच, अर्थात 10,000 वर्ष पहले की आप घटनाओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया यहाँ पे, ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब नव पाषाण काल का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब कि 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो अगला युग की जो शुरुआत हुई उसी को बोला गया है यहाँ पे नव पाषाण युग। ध्यान रखिएगा, नव पाषाण युग। अब देखेंगे लास्ट में यहाँ पे दक्षिण भारत में महापाषाण काल, ठीक है, तो ये बहुत बाद में हुआ है। वर्तमान में नाम और तिथियों को लेकर 3 ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग बिल्कुल सेपरेट करेंगे आगे चल के, ठीक है, क्योंकि इसके बाद से बहुत सारा यहाँ पे भारत में देखेंगे, खासकर उत्तर भारत में बहुत सारा परिवर्तन आएगा यहाँ पे धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पे नगर वगैरह बसना शुरू हो जाएगा, वैदिक काल देखेंगे, मौर्य साम्राज्य भी आ जाएगा। तो उसके बाद से ये लगभग, ठीक है, ये धीरे धीरे इसका उदय शुरू होना हो जाएगा दक्षिण भारत में महापाषाण काल। तो इसीलिए इसको बिल्कुल इसको सेपरेट करके चलना है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे। लेकिन महापाषाण काल आते ही स्टूडेंट सबको लगता है कि नहीं ये इसी का भाग होगा, ये इसका भाग नहीं है, ये बिल्कुल ये सेपरेट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये सेपरेट है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना सारा चीज़ मैं लिखा रहा हूँ तो आखिर इसमें क्या अंतर क्या है। इसमें एक चीज़ का बहुत खतरनाक आपको अंतर दिखाई देगा, ठीक है, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया खतरनाक, और वो खतरनाक शब्द है यहाँ पे हथियार। जैसे आरंभ में जो हथियार बनाया जाने लगा पाषाण काल में, बड़ा बड़ा हथियार होता था, मध्य पाषाण काल तक हथियारों में उनकी बहुत ही कह सकते हैं कि इंसान का जैसे जैसे मस्तिष्क जब डेवलप होता है तो निपुणता उनके हथियारों में देख रही है। पैना चुखीला होता है ना, एकदम पैनी धार वाला हथियार का प्रयोग किया जाने लगा। और नव पाषाण काल तक आते आते इतना जो इंसान था यहाँ पे घड़ा वगैरह बनाया जाने लगा। सोचिए, घड़ा या फिर होता है ना वो ओखल मूसर, जो ठीक है गेहूं को पीसने के लिए, धानों को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था, हंसिया का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये बहुत बाद का समय है नव पाषाण काल। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था जो भी हथियार उनके, ठीक है, जो वस्तुओं का जो बनाया जाना, ये पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को थोड़ा सा सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए। मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से उन तीनों में नहीं आता है, कौन नहीं आता है? तो मैंने बताया था पूरा पाषाण काल आएगा, मध्य पाषाण काल आएगा, नव पाषाण काल आएगा, लेकिन महापाषाण काल क्या आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महापाषाण काल, महापाषाण काल।
सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। यहाँ पे टाइम लाइन दिया हुआ है, जैसे कि पूरा पाषाण काल दिया हुआ है, तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था यहाँ पे, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पहले। मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था मैंने बताया था 12,000 से लगभग 10,000 वर्ष पहले। और महापाषाण काल का हम लोग रहने देते हैं। उत्तर पाषाण काल का मैंने बताया था लगभग इसकी जो शुरुआत हुई थी 10,000 वर्ष पहले, ठीक है। और महापाषाण काल का एक बच गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग बहुत बाद में हुआ है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व के आसपास, ठीक है, इसका यहाँ पे विकास हुआ है। तो वही है, लगभग मान सकते हैं यहाँ पे कि हड़प्पा काल के आसपास, मैंने तभी आपको बताया हुआ था। उस समय बहुत अधिक पता भी नहीं चल रहा इनका अस्तित्व में जब आएगा, जब उत्तर भारत में वैदिक काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जब बनता है, तब नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा तेजी से, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ए का 2, ए का 2, बी का हो जाएगा 3, बी का 3, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर यहाँ पे विचार कीजिए। कह रहा है कि जितना भी काल दिया हुआ है यहाँ पे, उपयुक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। मैंने बताया था तीखे पैने पैने छोटे छोटे जो हथियार बनने लगा, वो यहाँ पे बनने लगा यहाँ पे मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका बी। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि जब नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल आया, तो क्या पुराने हथियारों का उपयोग होना बंद हो गया। आज भले ही हम लोग कंप्यूटराइज युग में आ गए, तो क्या पत्थरों का हथियार का प्रयोग नहीं होता है, आज भी लोहे के हथियार का प्रयोग नहीं होता है। शुरुआत में जो बंदूक का जो आविष्कार हुआ था, ठीक है, आज भले इंसान रॉकेट तक आ गया है, लेकिन आज भी तो उन पुराने बंदूकों का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि समय के साथ इंसान जब आगे बढ़ता है तो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं देता है अचानक, ठीक है, जब तक उसका एक ठोस विकल्प ना मिल जाए तो प्रयोग उसका होता ही रहता है। इसीलिए कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, पहला ही जो स्टेटमेंट है, ठीक है, संयोगवश यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, सही नहीं है। बाकी के सारे जो ऑप्शन है करेक्ट है। जैसे कि इस काल के औजारों की धार को अधिक पैरा करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, आज भी ये होता है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था, ये भी बिल्कुल सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। सोचिए उसी समय फूल पत्ती मिट्टी के बर्तनों में प्रयोग किया जाने लगा था, आज भी होता है। गर्मी में आप लोगों ने सुराही जरूर खरीदा होगा, सुराही में देखिएगा कितना शानदार उसमें अलंकरण नक्काशी किया गया होता है। नवपाषाण काल के लोग कपड़ा बुनने लगे थे, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, ठीक है, बिल्कुल सही है। नवपाषाण काल में लोग कपड़ा बुनने लगे थे, कपास उपजाया जाने लगा था। इसका मतलब कपास जब उपजेगा, कपास से ही तो कपड़ा बनता है। तो कारण क्या है यहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे कारण यही है कपास, और कथन क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कपड़ा। इसका मतलब कथन कारण का सही व्याख्या कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन आता ही रहता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से जलवायु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और जलवायु में जब परिवर्तन होगा तो इसका जो प्रत्यक्ष मैंने बताया हुआ था, ठीक है, जो इफेक्ट होगा इंसानों में भी पड़ेगा, जीव जंतुओं में भी पड़ेगा। आज भी ये चीज़ दिखाई देता है कि नहीं दिखाता है। अब भी बहुत अधिक गर्मी हुआ, हम लोग एसी चालू कर लेंगे, बहुत अधिक गर्मी में जानवर भी देखिए कितना बेचैन हो जाएंगे, बहुत अधिक ठंडी में भी उनके इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जलवायु है ना, जलवायु बड़े लंबे समय तक जब एक टाइप का जब मौसम होता है उसको बोला जाता है जलवायु। और मौसम किसको बोला जाता है, मौसम। एक गाना आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, मौसम की तरह तुम बदल ना जाओगे। अर्थात मौसम क्या है, क्षणिक परिवर्तन, क्षणिक परिवर्तन। अभी देखा सुबह में बहुत अच्छा धूप किया था, दोपहर होते होते बारिश होने लगा, तो ये क्या हो गया, मौसम। तो हम लोग बोलते हैं कि मौसम गड़बड़ा गया है, ठीक है। लेकिन बदलती जलवायु, जलवायु का मतलब एक बहुत लंबे समय तक, हो सकता है कि 100 साल 200 साल रह जाए, उसी टाइप का जलवायु ये बोला जाता है। जैसे भारत की जलवायु माना जाता है कि मानसूनी जलवायु है, ये तो नहीं बोला जाता है कि भारत का मौसम मानसूनी है यहाँ पे।
ठीक है, जलवायु बोला जाता है वहाँ पे। तो अभी से आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। जलवायु का मतलब कि एक ही समय पे, एक लंबे समय तक एक ही स्थान में एक ही जो, ठीक है, प्रकार का जो मौसम दिखाई देगा लंबे समय के लिए, वो होगा यहाँ पे जलवायु। ठीक है, अब सोचिए इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंने पिछले क्लास आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से जो जियोग्राफी का जो प्रभाव है, जियोग्राफी का जो प्रभाव है हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है, हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। सपोज करिए अगर ये विषुवत रेखा मौजूद है यहाँ पे, ये विषुवत रेखा है यहाँ पे पृथ्वी का, ठीक है, तो ये जो बीच का जो एरिया है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे गर्मी जो है लगभग सालों भर यहाँ पे अधिक होती है, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे उनका कपड़ा होगा, खान पान होगा, वो अलग टाइप का होगा। ऊपर जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं उनका जो कपड़ा खान पान अलग होगा। अब ऐसे थोड़े ही यूरोप के लोग वहाँ पे, ठीक है, जैसे साउथ भारत में लोग वैसे ही लोग हल्का फुल्का सूती कपड़ा पहन के रह जाते हैं, क्या यूरोप में रह पाएंगे लोग? ठंड से ही जम जाएंगे। तो ये सब चीज़ समझना है आपको कि जियोग्राफी का प्रभाव जो है, इम्पैक्ट है, हिस्ट्री पे पड़ता ही पड़ता है। जियोग्राफी ही तय करता है कि किस जगह का हिस्ट्री किस टाइप का होगा, इसमें बहुत बड़ा इसका रोल होता ही होता है। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए, और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने एक इमेज यहाँ पे शामिल किया हुआ है कि माना जाता है कि लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हुआ, अर्थात पहले कुछ और ही होगा। अब बहुत तेज़ी से जो जलवायु परिवर्तन होगा, टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया, टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया, वर्षा भारी मात्रा में होने लगी, खासकर भारत के क्षेत्रों में। जब इस टाइप का जब परिवर्तन जब होना शुरू हुआ जलवायु में, तो मैंने बताया था कि वो परिवर्तन जीव जंतुओं में पड़ेगा, जंगलों में भी पड़ेगा, वनस्पतियों में भी पड़ेगा, जीव जंतु सब इसमें आ जाएंगे। अब माना जाता है कि इसी समय बड़ी तेजी से कई सारे घास के मैदानों का उदय हो गया, घास के मैदानों का उदय हो गया, बड़ा बड़ा घास का मैदान। टेम्परेचर अधिक होगा, वर्षा अधिक होगा, जंगल बड़ी मात्रा में यहाँ पे होंगे, घासों वाले जो मैदानों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब जब इस टाइप का होगा, यही है नेचर। तो नेचर बैलेंस करने की कोशिश करता है। माना जाता है कि इसी समय बहुत सारे शाकाहारी जंतुओं का यहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हुआ, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हुआ। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे हिरन, बारहसिंघा, गाय, ठीक है, भेड़, बकरी, ऐसे अनगिनत जो शाकाहारी जो जीव जंतुओं का यहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे संख्या बढ़ना क्या हुआ, शुरू हुआ। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो सोचिए इंसान भाला वाला तैयार करके शिकार करने के लिए एकदम तैयार है। अब जब आसानी से जब इसका शिकार कर सकता है इंसान, तो क्यों जाएगा हिंसक जंतुओं के पीछे शिकार करने के लिए। अब माना जाता है कि इनकी संख्या भी बढ़ी। अब इनको शिकार करने के लिए हिंसक जानवर भी देख रहे हैं, यहाँ पे हिरन उरन है, शिकार उसी के शेर बाघ आएगा इसी को धरेगा, यहाँ पे भी भेड़ बकरी आएगा तो कमजोरों को ही धरेगा सब। इंसान भी इनके पीछे ही लगा रहा और बड़ी मात्रा में इनका शिकार करने लगा। एक बात तो देखिए, जब रेगुलर जब होगा, कंटिन्यूटी यहाँ पे बनी रहेगी, तो किसी को भी समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए आसान है या डिफ़िकल्ट है। इंसानों को भी बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि ये बहुत अधिक खतरनाक जीव जानवर क्या है, नहीं है। इनको आसानी से हम लोग पाल पोस भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको आसानी से हम लोग पाल पोस भी सकते हैं, अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम लोग इनका, ठीक है, दोहन कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गाय देखिए, गाय का प्रयोग आगे चल के, गाय बैल जो होता है ना, किसानों में कृषि युक्त गतिविधियों में यहाँ पे किया जाने लगा। यही भेड़ बकरियों का प्रयोग ऊन बनाने के लिए किया जाने लगा, दूध निकालने के लिए किया जाने लगा। खुद सोच के देखिए। वैसे ही यहाँ पे हिरन है, बारहसिंगा है, इनका जो उपयोग है मांस के लिए यहाँ पे किया जाने लगा। तो यही फर्क है यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे अब इंसान क्या हो रहा है, इंसान में एक बदलाव आ रहा है, और वो जो बदलाव है कहीं न कहीं देखिए जियोग्राफी जो है कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब यहाँ पे इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। माना जाता है कि इंसान उन बदलती जलवायु में, उन बदलती परिस्थितियों में जहाँ तहाँ, ठीक है, इंसान जब घूमने लगा तो कई जगहों पे इंसान को कुछ ऐसे बीज के पौधे यहाँ पे नजर आए कि इंसान को लगा कि भाई नहीं, तो इसे हम खा सकते हैं। अब जंगलों में देखिए, यहाँ पे जंगलों में लाखों करोड़ों प्रकार के वनस्पति हैं, लेकिन उसमें इंसान ने गेहूं को चुना,
जौ को चुना, सर्वप्रथम जौ को ही चुना गया। जौ को बहुत ही पवित्र, समझ रहे हैं ना, अनाज के रूप में पहला जो खोज का हुआ जौ का, गेहूं का। इसीलिए आज वर्तमान में जहाँ पे शादी विवाह होता है, इन हिंदू धर्म में देखेंगे तो जौ का प्रयोग किया जाता है, गेहूं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे पवित्र फसल के रूप में, आरंभिक फसल के रूप में जाना जाता है। अब यही चीज़ इंसान एकदम समझ गया। जो भी ये देख रहे हैं कि जौ है, गेहूं है, आखिर हिरन भी उसके पीछे पड़ा है। हिरन को भी तो पेट भरना है ना। और ये सब कैसा होता है, ग्रीन होता है, आपको पता है। जो भी पौधे होते हैं ग्रीन होते हैं। तो हिरण किसको खा रहा है, जौ को खा रहा है, गेहूं को खा रहा है। अब इंसानों को लगा कि नहीं, इसे जब हम खा सकते हैं, इसे जब उपजा सकते हैं हम लोग, तो अगर इसको लालच दिया जाए तो इनको तो आसानी से फंसाया जा सकता है। और आगे हुआ भी, इंसान जब उसका प्रोडक्शन, जब उसका उत्पादन करने लगा तो लालच के रूप में, ठीक है, उनको पकड़ने के लिए जहाँ तहाँ लोग रख देता था और उनको अपने जाल में फंसा लेता था। आज देखते हैं ना, आज जहाँ भी खेती होता है, किसान लोग देखते होंगे नीलगाय से परेशान, हिरन से परेशान, क्योंकि उनका प्राइमरी भोजन है वो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही रखना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं गेहूँ वगैरह, जौ वगैरह का यहाँ पे तेज़ी से इंसान यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगा। अब शुरू हो गया खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब इंसान ने जानवरों को आइडेंटिफाई कर लिया। कुछ ऐसे जंगलों में बीज मिल गए जो कि जहर नहीं है, वो इंसान उससे अपना पेट भर सकता है। तो क्या अब उसको लगा कि इधर उधर हम क्यों भटके, उसको हम रोक भी तो सकते हैं। यहाँ पे हल का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों, ज़मीनों को खोदने के लिए, क्योंकि जब तक ज़मीनों को खोदेंगे नहीं, उस पर हम बीज नहीं डाल सकते हैं, अच्छी फसल यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो उस समय के जो आरंभिक जो मनुष्य थे, वहीं इन लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो पशुपालन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। जलवायु परिवर्तन हुआ, देखिए जलवायु परिवर्तन हुआ। अब इस जलवायु परिवर्तन से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ। टेम्परेचर में वृद्धि हुई, वर्षा में वृद्धि हुई, वर्षा में वृद्धि हुई। फिर इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका जो प्रभाव पड़ा, बड़े मात्रा में कई जगह यहाँ पे जंगल बनने लगा। कई जगह जो हरी भरी जो घास के जो पौधे हैं, घास के पौधे उगाए। अब इन घास के पौधों को उगने से, ठीक है, अब यहीं ये प्रकृति बैलेंस कर रही है। बहुत सारे जो शाकाहारी जो जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। शाकाहारी जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। ये लोग घास पे डिपेंडेंट हो गए। इसका एक और प्रभाव पड़ा कि जहाँ तहाँ जंगलों में कई प्रकार के बीज आ गए। अब इसी शिकार के दौरान देखता था कि इन बीजों को, इन शाकाहारी जीव जंतुओं के द्वारा, ठीक है, ये भी तो घास के रूप में मौजूद है ना, ये यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। इंसानों ने भी इस बीज का टेस्ट लेना शुरू कर दिया, खाया पिया तो लगा कि नहीं भाई जहर नहीं है ये। अब इसका ये लोग क्या करने लगा, उपयोग करने लगा, ले आया इसका बीज के रूप में, अपने बोने लगा, करने लगा। और इसमें सहयोग कौन किया, तो यहाँ पे शिकार करने के दौरान जो भी शाकाहारी जीव जंतु थे, गाय, बैल, भैंस, ठीक है, मैंने खेतों तो इन्हीं लोगों से यहाँ पे जोता जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। ये चीज़ आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना के चलना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अब धीरे धीरे यही है कि पालतू पशुओं की संख्या यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ती चली गई। अनाज इंसान के पास आ गया। जो भी अनाज था, जो भी शाकाहारी जीव जंतुओं को प्रिय था, मैंने बोला था कि इन अनाजों का इंसान क्या करता था, लालच दे देता था, ठीक है। लालच दे के आसानी से गाय, बैल, भैंस को पकड़ लेगा, बकरियों को पकड़ लेगा, सूअर वगैरह, ये सब देख पा रहे हैं यहाँ पे। जितने भी आपके कई प्रकार के जो यहाँ पे जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, सबको पकड़ के इंसानों ने पालतू बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंसान ने किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया, उसका नाम है कुत्ता। कुत्ता को इंसान ने पालतू बनाया। कुत्ता देखिए शुरू से ही एक बहुत ही स्वामी भक्त जानवर के रूप में आया है। कुत्ता को क्यों, तो देखिए जो इंसान था ना, देखिए जानवरों को मार के जब खाता था तो जानवरों के सारे अंगों को इंसान नहीं खा सकता था। उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, समझ रहे हैं ना, किडनी, या मैंने अंदर जो भी यहाँ पे होता है, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो इंसान आज भी नहीं खाता है, पहले भी नहीं खाता था। तो उन जानवरों के जो वेस्ट अंगों को, ठीक है,
इन कुत्तों को खिलाता था और कुत्तों की जो कह सकते हैं कि मालिक जो भक्ति है अपने मालिकों के प्रति बढ़ती गई, आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा, जो पालतू पशु बनाया गया इस कुत्ते को ही यहाँ पे बनाया गया। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देखिए। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा युग है? मध्य पाषाण युग 12,000 साल पहले आया, और मध्य पाषाण युग का समय यही है 12,000 से लेके 10,000 के बीच क्या है? मध्य पाषाण युग। बदलाव से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे तेजी से। बिल्कुल सही है। इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना। मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ा, वर्षा भी तेजी से हुआ, बहुत सारे नदी नालों में, ठीक है, मछली तो वहीं जाएगी। गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, जिसको मनुष्य ने इन सब चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। तो तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। 1, 2 और 3 तीनों ही तीनों करेक्ट है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? आसान से है, ठीक है, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। अब घरेलूकरण की प्रक्रिया यहीं से क्या हो गया? शुरुआत हो गया। अब घरेलूकरण का मतलब क्या है यहाँ पे? कि एक जगह जो इंसान है यहाँ पे अस्थाई अपना जीवन यापन करने लगा। इसका मतलब सोचिए कि इंसान ने जहाँ पे जिस जगह पे फसल को बो दिया, क्या फसल बोने के बाद इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा? आज ऐसा होता है कि एक जगह इंसान कहीं धान बो दिया, गेहूँ बो दिया और चला गया। ऐसा संभव क्या है? नहीं है। क्योंकि फसलों को लगाने के बाद से एक निश्चित टाइम होगा, एक निश्चित जो टाइम होगा कि फसल पकेगा। देख पा रहे यहाँ पे मनुष्य ने वैसे ही फसलों को यहाँ पे चूज करना शुरू कर दिया, जिनके बीज बड़े बड़े हो, उनके लिए प्रोटीन युक्त हो। खैर उसमें तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनका पेट भर सके। बड़े बड़े जो डंठल हो, जो आसानी से यहाँ पे रह सके। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि फसलों को रोपने के बाद वे लोग वेट करते थे कि फसल पकेगा पकेगा, तो जहाँ पे वेट करेंगे, रुकेंगे। अब धीरे धीरे वे रहने के लिए क्या करने लगे? अपना घर वगैरह, बस्ती वगैरह बसाना शुरू कर दिए। ध्यान से देखते चलिए। और वैसे जानवरों को ये लोग पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब इतने सारे जानवरों को मार पार के उतना तो समझ में आ गया कि जिनके दांत बहुत क्या हो, छोटे हो। देख रहे हैं यहाँ पे। अब शेर को थोड़े बनाएगा, शेर का दांत इतना बड़ा बड़ा है, वो तो मार ही डालेगा इंसान को। तो हिंसक जानवर यही होता है सबसे बड़ा खाबी, ठीक है, दांत। जितने भी शाकाहारी जो जानवर हैं, उनके दांतों में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। छोटे छोटे दांत होंगे, उतना पैना भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो हिंसक जानवरों का दांत बहुत पैना होता है। उनका नाखून देख रहे हैं ना, उनका नाखून जबड़ा इतना पावरफुल होता है कि एक बार दबोच ले तो भी छोड़ने का नाम नहीं लेगा। यही है अंतर। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे जात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकता है कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, इन सब का यहाँ पे था। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि सिंपल सा चीज़ है कि घरेलूकरण की प्रक्रिया होने लगा। फसल एक जगह उपजाया जाने लगा, बस्ती गांव यहाँ पे सब बसने लगा। इंसान को समझ में आ गया कि हमें ऐसे फसल का चयन करना है, ये नहीं कि बीज आते आते गिर जाए, ढह जाए, तो क्या फिर उसका फ़ायदा होगा? तो इंसानों ने मजबूत डंठल वाली फसलों का यहाँ पे चुनाव करना सही समझा। तो इसी टाइप से यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, बस्ती बसना शुरू हो गया। धीरे धीरे यहाँ पे गांव भी बसना शुरू हो गया, और जब गांव बसना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे नगर शहर भी बसना शुरू हो जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट है आज। एक जगह बस्ती बसा, गांव बनेगा, गांव के बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता हो जाएगा, उसी के बाद से धीरे ठीक है, वो बाजार शहर बन जाएगा। आज भी ये होता है, पहले भी होता था। अब यहाँ पे देखिए एक नवीन जीवन शैली का प्रयोग। अब यहाँ से इंसान को समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसे अमृत हाथ में लग गया जिसके वजह से इंसान का अब तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो गया। और वो अमृत क्या था? अनाज। अब ये जो अनाज का जो प्रयोग बीज के रूप में करने लगा, खाद्य पदार्थ के रूप में करने लगा, और आज देखिए उपहार किया जाता है इसका, ठीक है, उपहार दिया जाता है शादी ब्याहों में, बहुत सारे, ठीक है, यज्ञ में। भंडारण भी आज बड़ी मात्रा में किया जाता है, बड़े बड़े गोदाम आजकल, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनवाया गया था। और उस समय लोग क्या करता था? उस समय इन अनाजों को संरक्षित करने के लिए, भंडारण करने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े जो बर्तन यहाँ पे देख रहे बनाए गए, सब उसी समय का बर्तन है। आज वर्तमान का बर्तन नहीं है, ये किसी म्यूजियम से लिया गया फोटो है। देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसानों के हड्डियों का अवशेष भी यहाँ पे दिख रहा है। तो बड़ी मात्रा में इसका भंडारण करने के लिए जो इंसान था करने लगा।
बीज के रूप में करने लगा। अब इसी से आप खुद समझ पा रहे हैं कि कितना वैज्ञानिक तरीका है इस एनसीईआरटी को पढ़ने का। अगर इसी टाइप से आप भी पढ़ते हैं तो लगेगा कि बिल्कुल मूवी चल रहा है। अपने आप सारी ये चीज़ें यहाँ पे लिंक यहाँ पे होने लगेगी, लिंक होने लगेगी, ठीक है। और यही तो चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अनाज का प्रयोग यहाँ पे जैसे ही किसी पौधे को यहाँ पे एक जगह रोपा गया, अब उसके लिए फिर बीज बोने से लेके बीज उसमें बोया जाएगा, सिंचाई की जाएगी, खरपतवार हटाया जाएगा, और उसके बाद से ठीक है फसल पकने तक, पौधों की सिंचाई तक, जानवरों चिड़ियों से सुरक्षा तक, पूरा पूरा जो आज आपको दिखाने के लिए ठीक है देखने के लिए मिल जाएगा। इंसान पहले भी करता था, आज भी करता था। जब ये सब हो जाता था, पौधे वगैरह पक जाता था, ठीक है, तो भंडारण के लिए बड़े मात्रा में देख पा रहे हैं यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का बहुतायत रूप में यहाँ पे प्रयोग करने लगा। अब इंसान के पास कई सारा विकल्प आ गया। एक तो अनाज आ गया, पहले से जानवर मौजूद है, पहले से जो जानवरों से जो जंगलों से जो ठीक है फल पौधे मौजूद हैं खाने के लिए, अब ये अनाज भी जुड़ गया। सोचिए अब यहाँ पे अनाज भी जुड़ गया, अनाज के साथ साथ पालतू पशु भी जुड़ गया, पालतू पशु भी जुड़ गया। सोचिए अब इंसान के पास खाने का एक विकल्प नहीं है, इंसान के पास खाने का अलग अलग विकल्प आ रहा है। जब इंसान का जब पेट भर जाता है तो इंसान बाकी अन्य चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। ठीक आज वैसे ही अगर एक किसी व्यक्ति का समझिए पेट भर गया तो क्या वो सो के नहीं रहता है, वो कुछ चाहता है कि कुछ और करे, कुछ और करे, कुछ और करे। और यही कुछ और करते 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 इंसान आज तक नई नई चीज़ों का खोज करते चला गया। आज भी ये जारी है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार हो गए। इंसान अब जब चाहे इनको यहाँ पे मार के खा सकता है। भोजन की उसकी सारी समस्या एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इनसे मांस प्राप्त कर सकता है, मांस के साथ साथ दूध प्राप्त कर सकता है, इनका श्रम प्राप्त कर सकता है। जब मान करे जैसे मन करे इनको ठीक है हल के माध्यम से जोत दे, फसलों को उपजाने के लिए जोत दे। तो अब वो सारी समस्या यहाँ पे नहीं थी इंसानों के साथ। तो अब आप समझ पा रहे हैं इंसान एक जगह क्या हो गया, बसने लगा पूरी तरीके से। अब यही चीज़ आपको समझना है। आरंभिक कृषक और पशुपालक, अब ये फिर से रिपीट हो रहा है। अब आरंभक कृषि और पशुपालक जो इंसान कब बना, खुद आप सोच के देखिए। ये बना यहाँ पे आगे चल के ठीक है 9 पसाड़ पूरा स्थल तक, 9 पसाड़िक पूरा स्थल तक आते आते जो इंसान था अब यहाँ पे धीरे धीरे कृषक बन गया, पशुपालक बन गया। पशुपालक तो पहले बन गया था, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, कृषक बन गया। यहाँ पे 9 पसाड़ काल तक आते आते, ध्यान से देखते चलिए, 9 पसाड़ काल तक आते आते, 9 पसाड़ काल तक आते आते, ठीक है। अब यही जो 9 पसाड़ी का स्थलों को यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न यहाँ पे बना दिया जाता है। तो थोड़ा इसे ध्यान से देखने का यहाँ पे प्रयास करें, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे जैसे बुर्ज मैंने बताया था, श्रीनगर, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, महाडघाटा, ठीक है, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में। और यही मेहरगढ़ के आसपास जहाँ पे पहली बार माना जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा जहाँ पे खेती का जो साक्ष्य मिलता है, इसी के पास देखने के लिए मिल जाएगा बेलन दर्रा। बेलन दर्रा, इसी को बोलन दर्रा भी बोला जाता है। अभी वहाँ से आसानी से ईरान की तरफ जाया जा सकता है, अफगानिस्तान की तरफ जाया जा सकता है, ठीक है। तो बोलन दर्रा के पास। उसके बाद चिरांद बिहार में बहुत पूछता है बीपीएससी वगैरह में। दाओजली हेडिंग इधर देख पा रहे हैं, ये यही था असम का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास का क्षेत्र। इधर दक्षिण भारत में इधर हल्लूर का क्षेत्र है, इधर कर्नाटक में तमिलनाडु में पय्यमपल्ली का क्षेत्र है। फिर से रिपीट हो रहा है, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली का, हल्लूर हो जाएगा कर्नाटक में। ये सारा जो जगह है वर्तमान में, ठीक है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा और एग्जाम यहीं से प्रश्न बनाता ही बनाता है। तो नवपाषाण काल में यहाँ पे ऐसे जगह है यहाँ पे जहाँ पे कृषि के भी साक्ष्य मिला हुआ है और कृषि के साथ साथ पशुपालन के भी साक्ष्य मिला हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य अर्थात मनुष्य दोनों कार्य करने लगा, किसान भी बन गया और पशुओं को पालने भी लगा। तो इससे आप लोग ठीक है बिल्कुल ही नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अस्थाई जीवन की ओर। अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा, अब अस्थाई जीवन क्यों नहीं आ जाएगा। अब खाने का कोई समस्या ही नहीं है, भोजन को उपजाना मनुष्य जान ही लिया। अब यहाँ पे पहले क्या था, मनुष्य संग्रहण करता था, संग्रहण करता था,
जंगलों से इकट्ठा करता था कंद मूल जो भी था यहाँ पे फल फूल। अब यहाँ पे मनुष्य क्या हो गया, उत्पादन करता हो गया। नौ पसार काल तक आते आते उत्पादन करता, अर्थात मनुष्य यहाँ पे कृषि करने लगा है यहाँ पे, तो उत्पादन करता ही हुआ, भंडारण करने लगा। कोई समस्या अब यहाँ पे क्या थी, नहीं थी। तो अब यहीं से माना जाता है कि अस्थाई जीवन की यहाँ पे शुरुआत होने लग गई। अब यहाँ पे कुछ जगह का साक्ष्य मिला हुआ है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे बुर्ज होम। यही जगह था जो, ठीक है, वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, श्रीनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इतना ही खूबसूरत घर है कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर यहाँ पे जो भूमि की जो ऊपरी जो परत था, ठीक है, उसको हटा के आप कह सकते हैं कि खोद के सुरंग टाइप का बना के अपना लोग घर बनाया हुआ था। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं गड्ढा वाला, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि गड्ढा का घर, गड्ढा का घर इस टाइप का, ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे गड्ढा का घर बनाता था सब। और बाहर ये लोग क्या करता था, आग जला देता था, क्योंकि श्रीनगर का क्षेत्र है, ठंड अधिक होता होगा, आग जला देता था। कोई हिंसक जानवर ना घुस जाए तो भी लोग आग जला देता था। तो आग की जो अवशेष है घरों के बाहर भी देखने के लिए मिला है और घरों के अंदर भी देखने के लिए मिला है। और ये जगह का नाम क्या है, बुर्ज होम श्रीनगर। कभी नहीं भूलना है, ठीक है, बुर्ज होम श्रीनगर कभी नहीं भूलना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है, अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है। इसमें बाकायदा सब सीढ़ी उढ़ी सब लगा है, सीढ़ी भी लगा है अंदर जाने के लिए, ताकि व्यक्ति कैसे जाएगा, जम करके तो नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यही है औजार, देख पा रहे हैं, थोड़ा औजारों को देखने का प्रयास कीजिए। ये है शुरुआती औजार, देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस कोई जो शेप है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में ये था पसाड़ काल का। अब ये आ गया मध्य पसाड़ काल का, मध्य पसाड़ काल का। मध्य पसाड़ काल में एकदम नुकीला नुकीला यहाँ पे औजार बनने लगा, पौधों की जड़ों को खोदने के लिए, जंगलों की खाल को, सॉरी, जानवरों के खाल को उतारने के लिए। अब उसके बाद से देख पा रहे हैं यहाँ पे ओखल मूसर। अब ये आ गया नौ पसाड़ काल। यहाँ पे देख पा रहे हैं हंसिया का प्रयोग, बर्तन बहुत सारा। तो ये सारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नौ पसाड़। नौ पसाड़, यहीं पे इंसान कृषि करना यहाँ पे सीख लिया। देख पा रहे हैं कृषि सामग्री अब बहुत सारी यहाँ पे दिखाई दे ही रही होगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे मनुष्य का औजार में परिवर्तन आना बता रहा है कि इंसान धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक वैसे ही आज, जैसे एक समय था जब पुराने पुराने बंदूक था, ठीक है, उसको चलाया करता था इंसान। उस समय उस बंदूक की अगर खोज हुई होगी तो अपने आप में एक नायाब होगा, सोचिए। और आज देखिए इंसान रॉकेट छोड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कितना परिवर्तन है हिस्ट्री पढ़ने का, हिस्ट्री समझने का। ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि हमेशा आप वर्तमान को देख के चले। अगर वर्तमान को देख के पुरानी चीज़ों को देखेंगे, हिस्ट्री पढ़ने में आपको कभी से कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैना पैना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सब पैना भी दिखाई दे रहा है और इंसान की आवश्यकताओं के अनुरूप भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उखली मुसल सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हड्डियों का तो बनता ही था, हड्डियों का तो बनता ही बनता था, पत्थरों का भी बड़े मात्रा में बनाया जाने लगा, लकड़ियों का भी बड़े मात्रा में बनाया जाने लगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, औजार जो था शुरुआती में पत्थर का बना, बाद में यहाँ पे, ठीक है, लकड़ी का बनाया जाने लगा, उसके साथ साथ हड्डियों का बनाया जाने लगा। लेकिन पत्थर, लकड़ी, हड्डी ये सब फेल हो गया जब आगे चल के, जब इंसानों के द्वारा लोहा की खोज कर ली जाएगी, क्योंकि लोहा सबसे मजबूत धातु के रूप में मौजूद है। तो आगे चल के हम लोग जानेंगे कि लोहा का खोज कैसे हुआ। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है मानव जीवन। उसी तरीके से यहाँ पे मिट्टी का बर्तन भी है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि नौपसाड़ युग में मिट्टी का जो बर्तन है बड़े रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अन्न अब इतनी बड़ी मात्रा में होने लगा, अन्न कहाँ रखा जाएगा, जो भी गेहूं धान जौ हो रहा है यही तो, इसी में तो रखा जाएगा ना। यहाँ पे खुद समझ के देखिए यहाँ पे। तो थोड़ा इन जगहों को ध्यान से आपको, ठीक है, याद रखना है। जैसे एक जगह का नाम है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, ठीक है। इसी कोल्डिहवा में पहली बार चावल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। जैसे विंध्यन पर्वत के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पिछला क्लास मैंने आपको बताया था कि विंध्यन रेंज के उत्तर में चावल पहली बार उगाना शुरू कर दिया। चूंकि पहली बार का बात है ना, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो पहली बार कोल्डिहवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, बेलन घाटी के आसपास का क्षेत्र है। कोल्डिहवा था, वहीं पे महदहा था।
तो याद रखिएगा, ठीक है। याद नहीं रखना तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। चलिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिला हुआ है? भीमबेटका, हुंगसी है, चिरांद है, कुरनुल की गुफाएं है। पूछ रहा है कि किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण नहीं मिला हुआ है। इसमें से कौन ऐसा जगह था? चिरांद। चिरांद कौन सा जगह है? 9 पाषाण काल का है, 9 पाषाण काल का है। और यहाँ पे मनुष्य आखेटक नहीं था, यहाँ पे मनुष्य कृषि और पशुपालक हो गया था। बाकी भीमबेटका में था, वर्तमान में नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश। हुंगसी वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र। कुरनुल की गुफा वर्तमान में दक्षिण भारत का, ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला हुआ है? किस पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है? पयमपल्ली से मिला था कि नहीं मिला था? बिल्कुल मिला था। हल्लूर से भी मिला था पयमपल्ली, ठीक है, नीचे देखने के लिए मिल जाएगा तमिलनाडु में। हल्लूर भी तमिलनाडु में। महागढ़ा में मिला था, महादहा है, ठीक है, महादहा उत्तर प्रदेश में, यूपी, ठीक है। गुफकराल में था, बुरजहोम में था, सबके सब यहाँ पे देखने के लिए मिल गया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, सब जगह कृषक और पशुपालन का साक्ष्य। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से 9 पौराणिक पुरास्थल है? तो मेहरगढ़ था ही, बुरजहोम भी था, महादहा भी था, महागढ़ा नहीं है, महादहा है, ठीक है। कुलडीहवा था और दाओजली हेडिंग वही नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, असम में। ये भी सबका सब करेक्ट स्टेटमेंट है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पुरास्थल कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? कृषि और पशुपालन से संबंध नहीं रखता है। पहला स्टेटमेंट कुरनुल, ठीक है। कुरनुल में क्या मिला हुआ था? राख के अवशेष मिला हुआ था। ये पाषाणकालीन स्थल है, पूरा पाषाणकालीन स्थल एक तरीके से कह सकते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा सही कि नहीं रखता है ना। बाकी मेहरगढ़ है, कोल्डिहवा में है, चिरांद में है, दाउजली हेडिंग में है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक, केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मेहरगढ़ में क्या था, ठीक है, मैंने कौन सा जगह पे था? मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, चिरांद हो जाएगा बिहार में, और गुफकराल हो जाएगा कश्मीर में, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा 3, ऐसा एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1 का 3 देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। बुरजहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, बिल्कुल सही है। इन घरों को गर्तवास कहा जाता था। गड्ढा में बना हुआ है तो गर्तवास बोला जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अब मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु, एक जगह आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहाँ पे बस्ती बसा। बस्ती के साथ साथ यहाँ पे गांव भी बसना शुरू हो गया, जिस जगह का नाम है मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ वर्तमान में, ठीक है, इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इधर है, ठीक है। यही है बेलन दर्रा, मैंने बताया था यही था बेलन दर्रा, बेलन दर्रा, ठीक है। और यही तो था, वो क्या बोलते हैं कि जो पुराना किरथर जो पहाड़ियाँ थी, आपको यही था इधर, ठीक है, देखने के लिए किरथर सुलेमान की जो पहाड़ियाँ थी। तो मेहरगढ़ का जो इलाका है यहाँ पे मैदानी इलाका है, और यहीं पे माना जाता है कि सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं जौ उगाना शुरू किया था, भेड़ वगैरह सब पालना शुरू किया था। यहीं है किरथर की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी इधर, ठीक है। यहीं पे गेहूं जौ उगाना शुरू किया, गेहूं जौ, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो 6 क्लास के एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें सिर्फ, ठीक है, पहाड़ दे दिया था, अब मेहरगढ़ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो समझने का आपको प्रयास करना है। तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कुछ, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे दिखाया गया है कि देख पा रहे हैं इस टाइप का जो घर जो मिला हुआ है उस समय, चौकोर आयताकार बड़े मात्रा में जो घर मिला है, 4-4 रूम का यहाँ पे घर मिला हुआ है। इस टाइप से माना जाता है कि लोग रहते थे। अब जब लोग रहते होंगे बड़ी मात्रा में तो कुछ ना कुछ करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते ही होंगे। अपना सामाजिक जीवन, जो भी अपना वैवाहिक जीवन वगैरह जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, आपस में एक सामाजिक जो सद्भावता की भाव लोग रखते हैं वो
लोग होंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है, देखना है। और लोग जब यहाँ पे मर जाते थे तो ऐसा माना जाता कि जो इनकी आस्था थी पारलौकिक में थी। एक होता है इहलौकिक। इहलौकिक का मतलब वो क्या है कि आप इसी लोक में हैं, इस लोक के बारे में सोच रहे हैं। एक होता है पारलौकिक। पारलौकिक का मतलब कि अगला जीवन, अगला जो लोक है, कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक जाएंगे। तो ऐसा इनको मानना था। देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब व्यक्ति जब मर जाता था तो उस समय बड़ी मात्रा में लोग क्या किया था, तो पालतू पशु के रूप में बकरियों को बनाया था। तो बकरियों को मांस वगैरह, दूध वगैरह लोग खूब खाता था। तो जब व्यक्ति जब मर जाता था तो उसके साथ इन लोगों की आस्था थी कि भाई दूसरा जन्म होगा, जहाँ कहीं भी ये जाएगा तो भूखे तो नहीं रहेगा, तो बकरियों को मार के खा लेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इंसानों के कब्र के साथ साथ, ठीक है, कुछ हद तक यहाँ पे जो देख रहा है, यहाँ पे बकरी का भी कब्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, इंसान के कब्र के साथ लोग बकरियों को मार के उनके कब्र में सब डाल देता था। ये सब दिखा रहा है उनके अगले जन्म में आस्था। अर्थात उसी समय ये चीज़ आ गया था कि अलग दुनिया भी होती है। पारलौकिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ चुका था। ध्यान रखिएगा, पारलौकिक कि लोक एक ही नहीं है, दूसरा भी लोक होता ही होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस टाइप का जो चित्र है, ठीक है, कई सारा म्यूजियम वगैरह में, संग्रहालय जिसे बोला जाता है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। देखिए कुछ प्रश्न, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है, बोलन दर्रा। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। बिल्कुल रखा जाता। बकरी, मैंने बताया था, बकरी वगैरह को रख दिया जाता था। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो बिल्कुल सही है, उनका मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसीलिए कुछ सामान लोग रखता था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? किस पालतू को? बकरी को। ध्यान रखिएगा, बकरी को यहाँ पे दफनाया गया था। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, बकरी को दफनाया गया था। चलिए आज टॉपिक नंबर हम लोग सेकेंड भी देख लिए। अभी शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, ज्यों ज्यों आगे जाएंगे ना तो स्पीड भी हम लोग, ठीक है, ऑटोमेटिक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अपने आप बढ़ते चला जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि आपको एकदम जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज है, तो इसीलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह धीरे धीरे हर एक चीज़ को रोक रोक के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा तो आप अपना स्पीड जो होता है ना यूट्यूब में, जो स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। लेकिन इन सारी ही चीज़ों को आप सोचने समझने का प्रयास कीजिए। अभी से अगर ये चीज़ डेवलप नहीं होगा, आगे चल के फिर समस्या होगी। एक बार ये चीज़ें आप डेवलप कर लेंगे तो सारे ही विषय के साथ मैं इसी तरीके से करने वाला हूँ। हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आपको लगेगा ही नहीं, आगे चल के सबको मैं इंटरकनेक्ट करूँगा। जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि हिस्ट्री का प्रभाव ज्योग्राफी में पड़ता है, या फिर ज्योग्राफी का जो प्रभाव है कैसे हिस्ट्री में पड़ता है मैं दिखा रहा हूँ। वैसे ही आप जब बाकी जब विषय पढ़ेंगे तो हर एक विषय अपने आप में जुड़ता जाएगा। सोचिए, हिस्ट्री का अप्लाई ज्योग्राफी में कीजिए, ज्योग्राफी का अप्लाई पॉलिटी में कीजिए, पॉलिटी का अपना इकोनॉमी कीजिए, इकोनॉमी का अप्लाई आप सोशोलॉजी में कीजिए। कितना टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाए। यही है सिविल सर्विस, यही है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस। जब तक आपको ये चीज़ जोड़ना नहीं आएगा हर एक सब्जेक्ट के साथ, तब तक आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है। और जब आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो इस एग्ज़ाम में तो भूल ही जाइए फिर है। इसीलिए अभी से सोच सोच के, समझ समझ के पढ़ना शुरू कीजिए, और यही मैं आदत अभी से आप लोगों को लगा रहा हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।